एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 11th का जो एमपी बोर्ड का प्रश्न बैंक का पेपर है उसका सॉल्यूशन वीडियो, ताकि अभी जो आपके रिसेंटली क्वार्टरली एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो बिना बात किए, ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे। पहले देख लेते हैं बेटा आपका ब्लूप्रिंट। क्वार्टरली के लिए आपका जो ब्लूप्रिंट है वो शुरू के 5 चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पांचों चैप्टर्स की मार्किंग आपको दी हुई है कि किसकी कितनी नंबरिंग है, किससे कितने ऑब्जेक्टिव बनेंगे, फिल इन दी ब्लैंक बनेंगे, सही जोड़ी किस किस से आएगी, सत्य असत्य किससे आएगा, किन किन चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किन से 3 नंबर वाले और किन से 4 नंबर वाले। मतलब अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो 4 नंबर का है नहीं, तो 4 नंबर के पढ़ने भी नहीं है। लेकिन अगर 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो है, और इस चैप्टर में बेटा 4 नंबर का वैसे भी कोई क्वेश्चन है नहीं, तो पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप पढ़ के जाइएगा। फिर आते हैं आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन पे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है चैप्टर 1 से, वो है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। चाल, आवेश, बल और ताप। चाल, आवेश, बल ये तीनों ही व्युत्पन्न राशियां हैं, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ताप। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, तो जो व्युत्पन्न राशि का मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। किलोग्राम, ऐसा किलोग्राम मूल मात्रक है। न्यूटन, मीटर, कैंडेला। मीटर और कैंडेला भी मूल मात्रक है, तो बचता है क्या, न्यूटन। न्यूटन किसका मूल व्युत्पन्न मात्रक है बेटा, बल का। तो ये कैसा मात्रक हो जाएगा, व्युत्पन्न। ठीक है, बल एक व्युत्पन्न राशि है तो न्यूटन भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। निम्न में से मूल मात्रक नहीं है। मीटर मूल मात्रक है, केल्विन मूल मात्रक है, एम्पियर मूल मात्रक है, लेकिन लीटर मूल मात्रक नहीं है। संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की संख्या। अगर दशमलव के बाद 0 है, उसके पहले भी 0 लगे हुए हैं, इनका कोई वैल्यू है क्या, नहीं। तो 1 और 0 को काउंट करो और बताओ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है इसमें, 2। नेक्स्ट है संख्याओं 436.32, 227.2 एवं 0.301 का योग उपर्युक्त सार्थक अंकों में। सबको जोड़ देना और 3 दूनी 3 और 2 5, लगभग 5 डिजिट तक आप इसको सार्थक अंकों में निकाल के दे देना, तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो होगा 663 ये। ठीक है, इन दोनों को देखो, 4 4 है, यहाँ पे भी कितने सार्थक अंक है, 4। तो लगभग 4 सार्थक अंकों तक हमने इनका योग निकाल के दे दिया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विमीय रूप से सही शब्द। इसके लिए ना आपको बेटा सही विमीय सूत्र रख के निकाल के देखना पड़ेगा। मैं इसका सिर्फ सही आंसर बता देती हूँ अभी आपको। इसका आंसर हो जाएगा के समानुपाती 1/2 m²v। ठीक है, इसमें भी मेरे को डाउट है कि मिसप्रिंटिंग तो नहीं है। अब देखना एग्जाम में क्या आता है, अगर ये आए तो आप इसका सही आंसर ये करेंगे। ठीक है, यदि संवेग रो है, लंबाई l है और समय t है, तो इनको मूल राशियां माने तो ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको ऊर्जा का विमीय सूत्र देना है, लेकिन उसमें संवेग, लंबाई और समय लेके देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, Pl2 T इनवर्स -2। यदि P, Q तथा R ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र भिन्न है, ठीक है, तीनों अलग अलग है, तीनों के विमीय सूत्र भिन्न है, तो निम्न संयोजन में से किन से कोई सार्थक राशि व्यक्त नहीं होती, माइनस से व्यक्त नहीं होती मेरे ख्याल से। P प्लस क्यू आर हो सकता है, पी क्यू अपॉन आर हो सकता है, P अपॉन क्यू आर हो सकता है। आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए, बी, सॉरी, है ना। P प्लस क्यू आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है। कार्य और बल आघूर्ण का निकाल के देखिएगा, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का, फिर तनाव, पृष्ठ तनाव, आवेग और रेखीय संवेग। इन चारों में से आपको छांटना है कि कौन किसका विमीय सूत्र समान नहीं है। तो कार्य और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान नहीं होता। इससे अब बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है वेग, त्वरण, मंदन और विस्थापन। अगर बात करें स्थिति समय ग्राफ के ढाल की, तो यह व्यक्त करता है वेग को। स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका अर्थ है वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु परिवर्ती वेग से गतिशील है, वस्तु स्थिर है, या वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। अगर वे स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है एक समान वस्तु स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, विस्थापन या दूरी। ठीक है, या तो याद रखोगे आप विस्थापन या फिर दूरी। एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और चौथी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यदि भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की ओर धनात्मक दिशा ले, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन,
त्वरण धनात्मक है, वेग ऋणात्मक है, चाल शून्य या विस्थापन शून्य है, तो इसका आंसर होगा वेग ऋणात्मक है, ऊपर से नीचे आ रही है और चौथी मंजिल पर है। तो भूतल को मूल बिंदु तथा ऊपर की धनात्मक दिशा लें तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें आएगा वेग ऋणात्मक है। नेक्स्ट है वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष के लंबवत, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा, जब एक समान गति होगी, ताक्षणिक गति होगी, विराम अवस्था में होगी या कभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। इसमें जो आंसर दिए हैं उसके अनुसार समय अक्ष के लंबवत वेग समय ग्राफ कभी नहीं होता। निम्न है, निम्न में सदिश राशियों का समूह, जितनी राशियां सदिश राशियां होंगी उनका ग्रुप छांटना है आपको। दाब वेग बल, त्वरण क्षेत्रफल संवेग, जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण और इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण और विस्थापन, त्वरण दाब और क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा त्वरण क्षेत्रफल संवेग, ये सारी सदिश राशियां हैं। क्षेत्रफल अपवाद है, ये समटाइम सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों के परिणाम के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों सदिशों का मूल बिंदु एक ही है, दोनों सदिश लंबवत हैं, दोनों के मध्य कोण 180 डिग्री है या दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है। दैट इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दोनों के मध्य 0 डिग्री का एंगल है। घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग होता है 65 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड या 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। आंसर हो जाएगा बेटा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग आपको याद रखना है पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप्य का त्वरण होता है, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य होगा, शून्य होगा, संपूर्ण उड़ान में न्यूनतम होगा या संपूर्ण उड़ान में अधिकतम होगा। तो उड़ान के समय उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य का त्वरण जो होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण के तुल्य। जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसी हिसाब से गुरुत्वीय त्वरण लागू होगा। किसी प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, प्रक्षेपण कोण बताइए। बताइए 45 होगा, 90 होगा, 60 या 30। 45 डिग्री से जब आप फेंकते हो तो अधिकतम दूरी तय करती है और अधिकतम ऊंचाई के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए होता है। तो अगर क्षैतिज दूरी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, मतलब बहुत ज्यादा दूर बॉल जाके गिरी है आपकी, तो प्रक्षेपण कोण याद रखना 45 का है। और अगर जो ऊंचाई है उसका मान अधिकतम मान लीजिए, क्षैतिज की अपेक्षा ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो जो एंगल होगा वो 90 का होगा बेटा, ठीक है, याद रखना। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, देखो अगला ऑब्जेक्टिव दे भी दिया इसने, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण अब भी बताया था कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है बेटा एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उस पर परिणामी बल शून्य है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य। उस पर परिणामी बल शून्य, उसमें कोई त्वरण नहीं है, अगर वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तब उस पर ये दोनों ही कथन लागू नहीं होते। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल के बराबर होती है, याद रखना, ठीक है। आंसर हो जाएगा बल के। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान, केवल वेग, दोनों या कोई नहीं, तो द्रव्यमान और वेग दोनों आएंगे या फिर द्रव्यमान आएगा, तो जड़त्व के लिए सिर्फ क्या होगा, द्रव्यमान। रॉकेट नोदन द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण या उपरोक्त तीनों पर। तो रॉकेट नोदन जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर जाने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को भारी अनुभव करेगा, अब ये तो लिफ्ट गिरेगी तब समझ में आएगा, हल्का अनुभव करेगा, भारहीन अनुभव करेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब लिफ्ट अचानक टूट के नीचे की ओर जाएगी ना तो व्यक्ति जो खड़ा है ना वो बेचारा डर जाएगा और उसको भारहीन अनुभव होगा, क्योंकि डर में सिक्स सेंसर्स कम होंगे, वो एकदम से ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि उसका वजन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा जब बल लगाया जाए, विस्थापन उसी दिशा में हो, बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन न हो, बल लगाया जाए और विस्थापन बल के लंबवत हो। किया गया कार्य शून्य होगा जब बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन ना हो, ठीक है, या बी और सी दोनों हो सकते हैं कि विस्थापन ना हो या विस्थापन बल के
लंबवत हो, बल्कि लंबवत जब विस्थापन होगा तो लंबवत स्थिति में वो कोई डिस्टेंस शो नहीं करेगा, इस स्थिति में भी कार्य क्या होगा बेटा, शून्य। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है जिसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, चलती हुई ट्रेन गतिज ऊर्जा, कसा हुआ स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा, बहती हुई नदी गतिज ऊर्जा, घूमता हुआ लड्डू भी गतिज ऊर्जा। सिर्फ एक ही है जिसमें स्थितिज ऊर्जा हो सकती है और वो है कसा हुआ स्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यदि 50 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाए, वह बल की दिशा में 2 मीटर चले तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन 50 इंटू 2 कर दो, 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 जूल आ जाएगा आपका। सूत्र लगाओ, दोनों का गुणा करो, आंसर आएगा 100 जूल। यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी तथा द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, फटाफट आंसर करो, ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर चाल दुगनी और द्रव्यमान आधा कर दें, चाल दुगनी द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान बनी रहेगी, क्योंकि पहले mv स्क्वायर था, अब m स्क्वायर भी कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, चाल एक समान बनी रहेगी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है बेटा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालिस्तान मीटर क्यूब के बराबर होता है। एक घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन का आयतन निकालना है, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है 10 टू दी पावर -2 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 मीटर क्यूब के बराबर, इसका आंसर माइनस में आएगा बेटा। ठीक है, 10 की पावर आई थिंक एक बार चेक कर लेना आप, इसका आंसर आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर है तो 1 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 10 टू दी पावर -2 इज इक्वल टू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 होगा, चेक कर लीजिएगा। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी भैया, तो पहले तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ऊपर लिखना 18, गुणित में लिखना 1000, तो बदल जाएगा वो किलोमीटर से मीटर में, बटे में बेटा आप लिख दीजिएगा 1 घंटे को सेकंड में बदलना है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, गुणा भाग करके आप आंसर निकाल के लेके आना, आपका जो भी आंसर आएगा वही होगा 1 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी, और ये दूरी होगी बेटा कितनी, हाँ ये 10 की घात -6, मैंने सही कैलकुलेट किया था, बाद में देखा। हाँ, इसका आंसर नीचे वाले का आंसर हो जाएगा 5 मीटर चलेगी, काटने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो होगी 1 सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी 5 मीटर। बल का विमीय सूत्र कितना होता है, तो बल का विमीय सूत्र निकालो, खुद ही लिख लो, ml2t। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो mlt इनवर्स -2 होता है बल का विमीय सूत्र। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स -2, इसको बदलना है आपको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स -2 में, कितना हो जाएगा, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखवा रही हूँ, सॉल्यूशन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, कितना 10। ठीक है, 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स -2, 1 नैनोमीटर बराबर 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मीटर। किलोग्राम वाले में बेटा 10 की घात 7 आएगा और नैनोमीटर में 10 की घात -9। देखना एक बार और ध्यान से देखना, 1 किलोग्राम का आंसर है 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर का वर्ग सेकंड इनवर्स -2, 1 नैनोमीटर का है 10 की घात -9 मीटर, ये बहुत छोटा होता है, इसकी अपेक्षा ये बहुत बड़ा है, घात में क्या लिखेंगे आप -9। फिर आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, आवेश बराबर धारा गुणित समय, तो आंसर आ जाएगा आपका AT। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, सत्य है, सभी शून्येतर, शून्य के बाद के सभी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है, इसका महत्व होता है, बिल्कुल सत्य है ये। किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती, ये बात भी सत्य है। ठीक है, विमीय संगति किसी समीकरण के सही होने की गारंटी है, बिल्कुल सही है, नहीं विमीय संगति, यस, ये कोई गारंटी नहीं है, विमीय का समीकरण सत्य आएगा लेकिन समीकरण भी सत्य होगा, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है ना। दूसरा, कैंडेला किस राशि का मात्रक है बेटा, तो ज्योति तीव्रता का है। स्टेरेडियन किस राशि का मात्रक है, ये है घनकोण का। मोल किस राशि का मात्रक है, आपको पता है, मात्रा का, किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा का।
बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रकों के रूप में लिखना है आपको। तो न्यूटन बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, त्वरण के लिए मीटर सेकंड इनवर्स -2। तो आप इसका आंसर लिखोगे क्या बोलते से द्रव्यमान मीटर सेकंड इनवर्स -2 मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इनवर्स -2 आना चाहिए, देख लीजिएगा, है ना। एम्पियर तथा न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है? एम्पियर एक मूल मात्रक है। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, ये न्यूटन वाला, ये जो लिखा है आपने बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रक के पदों में किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड आएगा, ठीक है। सेकंड इनवर्स -2 ऊपर आ जाएगा या फिर सेकंड की घात 2 आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और त्वरण के लिए होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो यहाँ लिखना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर कर दीजिएगा। एम्पियर और न्यूटन में कौन सा मूल मात्रक है बेटा? तो न्यूटन तो अब भी देखे थे व्युत्पन्न मात्रक है, न्यूटन मतलब बल का है, बल में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, तो ये मूल मात्रक होगा क्या? नहीं। धारा का मात्रक एम्पियर कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। चाल का ऐसा ही मात्रक, सॉरी, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और ये ऐसा ही मात्रक है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब इसे क्या कहते हैं? एक समान चाल। वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक है प्रति सेकंड, वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक प्रति सेकंड है। वस्तु की प्रारंभिक अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं बेटा? त्वरण। समय के सापेक्ष वेग में वृद्धि या वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट है ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव एक होता है, क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, बात अगर क्षैतिज दिशा की जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा, ये बात सही है। यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल कम हो रही है। यदि त्वरण का चिन्ह ऋणात्मक है तो निश्चित ही वस्तु की चाल कम हो रही है, ये आंसर हो जाएगा असत्य। यदि किसी क्षण वस्तु का वेग 0 है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसे उसका त्वरण भी 0 हो। यदि किसी वस्तु का वेग 0 है तो आवश्यक नहीं है कि त्वरण भी 0 हो, क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल। विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है, किसके सापेक्ष होती है? नहीं पता, लेकिन होती है ये पता है। विराम या गति अवस्था सदैव सापेक्ष होती है, ये बात सत्य है। वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्य। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सॉरी, है ना, वेग परिवर्तन को नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसीलिए ये लाइन हो जाएगी गलत। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग परिवर्तन को भी त्वरण कह सकते हैं की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति में एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन 0 होता है, एक चक्कर पूर्ण होने पर उत्पन्न विस्थापन 0 होता है, सत्य। जहां से घूमना चालू किया वहीं आप आके रुक गए तो विस्थापन क्या होगा? 0। वीटी ग्राफ के अंतर्गत मतलब वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल त्वरण प्रदर्शित करता है, बिल्कुल गलत, विस्थापन दर्शाता है बेटा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय वापस आरंभिक अवस्था में आने में लगे समय के बराबर होता है, ये भी सत्य है। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा, और उसे कहेंगे उसका उड्डयन काल। किसी वस्तु को गतिशील कब कहेंगे? जब वो गति करेगी तो गतिशील कहेंगे। जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु को गतिशील कहा जाता है। किसी वस्तु को स्थिर कब कहते हैं? तो जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं लाती, विराम अवस्था में, जड़त्व अवस्था में जहां की वहीं रुकी हुई है, तो उसे कहेंगे हम स्थिर वस्तु। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होगा। त्वरण ऋणात्मक होने स्थिति समय ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तो स्थिति समय ग्राफ परवलयाकार प्राप्त होगा। प्रत्येक गति में एक चक्कर पूर्ण होने में उत्पन्न विस्थापन 0 होता है। वीटी ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है? ये विस्थापन दर्शाता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन पर बैठे यात्री के लिए स्टेशन पर खड़े व्यक्ति का वेग कितना होगा? जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, वो गति कर रहा है क्या? जब गति नहीं कर रहा है तो जो ट्रेन में चल रहा है उसका वेग ट्रेन के जितना है, और जो बैठा हुआ है उसका वेग कितना है? 0, ठीक है।
तो अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से कोई ट्रेन गति कर रही है तो बैठे व्यक्ति का उस व्यक्ति के सापेक्ष भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे का ही वेग होगा, क्योंकि ये फील कर रहा है ट्रेन में बैठा व्यक्ति, जो सामने खड़ा है उसको नहीं फील हो रहा। दूसरा पूछा है बेटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष दूसरे सह यात्री का वेग कितना होगा? तो जो सामने वाला बैठा है, सामने वाला भी बैठा है, दोनों बैठे हैं, तो वेग क्या होगा? 0। ठीक है। इसके बाद एक उदाहरण लिखिए जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अशून्य हो परंतु विस्थापन 0 हो। ध्यान से सुनना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे एक यात्री के सापेक्ष, मतलब यहाँ पे दोनों व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, सामने वाला भी बैठा हुआ, उसके सामने वाला भी बैठा हुआ, चूंकि दोनों बैठे हुए हैं तो दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा? 0। एक उदाहरण लिखिए जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी अशून्य हो लेकिन विस्थापन 0 हो। तो घर से निकलो और वापस घर आ जाओ, मतलब जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए वापस उसी बिंदु पे आ गए, तो आप 4-5 किलोमीटर घूम के तो आ गए, आपने दूरी तय किए हो। तो दूरी तो क्या है बेटा? अशून्य है, मतलब दूरी कुछ ना कुछ है, लेकिन विस्थापन 0 हुआ क्योंकि जहां से निकले थे आप वहीं पर आ चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा अगले चैप्टर से, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप है द्रव्यमान, द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। दूसरा, प्रकृति में बल सदैव खालिस्तान में होते हैं, तो प्रकृति में बल सदैव युग्म में होते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका खालिस्तान नियत रहता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रैखिक संवेग नियत रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग। दो वस्तुएं एक समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से खालिस्तान होगा। अगर वेग समान है और वस्तु भारी है तो भारी का संवेग अधिक होगा, हल्की का कम होगा। ठीक है। दूसरा, न्यूटन के गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। बल का सूत्र पूछा है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। नेक्स्ट, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। इससे पहला क्वेश्चन है, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है? तो जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से संबंधित है, ये द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा जड़त्व का मान भी बढ़ते जाएगा। पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल का मान कितना होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार्क पर, एक सेकेंड, हाँ कनेक्ट नहीं हो रहा था, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ठीक है, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के कार्क पर नेट बल का मान कितना होगा पूछा है, तो 0 होगा। वर्षा की बूंद नियत वेग से गिर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिमाण व दिशा बताइए। वर्षा की बूंद नियत वेग से तैर रही है, उस पर क्रियाशील नेट बल का परिमाण व दिशा 0 होगी। ठीक है। नेक्स्ट, लक्ष्मी लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं ताकि वे अधिक दूरी तक कूद सके। इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? लंबी कूद वाला खिलाड़ी जो है वो कुछ दूरी से दौड़कर आता है और ताकि वो अधिक दूरी तक कूद सके, इसके लिए वो गति के जड़त्व के नियम का उपयोग करता है। दौड़ते हुए आएगा, गति का जड़त्व लागू होगा, वो और अधिक दूरी तय करेगा। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, क्या उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता होगी? एक समान वेग से चलने वाले पिंड के लिए उसके वेग को नियत रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होगी, किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होगी। समतल सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कौन प्रदान करता है? समतल सड़क पर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल जो केंद्र होता है, जो घर्षण बल होता है, सॉरी सड़क अगर समतल है तो घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, और अगर वृत्तीय सड़क है तो जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र, वृत्तीय सड़क का केंद्र, वो अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, आते हैं अगली पीपीटी पे। नेक्स्ट फिल इन दी ब्लैंक है अगले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। पहला है बेटा, कार्य तभी होता है जब कोई बल अपनी ही दिशा में खालिस्तान उत्पन्न करे, विस्थापन। ठीक है, कार्य तभी होगा जब कोई बल अपनी ही दिशा में क्या उत्पन्न करे, विस्थापन। दूसरा है, गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल के खालिस्तान पर निर्भर करती है।
गतिज ऊर्जा वस्तु की चाल या वेग के वर्ग पर निर्भर करती है। 1/2mv² होता है ना, तो m द्रव्यमान v² लेना है। v² मतलब यहाँ पे वेग का क्या हो जाएगा, वर्ग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य ही ऊर्जा है। नेक्स्ट, किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है बेटा, वो ऊंचाई पर निर्भर करती है। संघट्ट के दौरान खालिस्तान सदैव संरक्षित रहता है। तो संघट्ट के दौरान अगर बात की जाए तो संवेग और ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ी ब्लूप्रिंट अनुसार शिक्षक स्वयं तैयार करेंगे। ठीक है, तो सही जोड़ी आप खुद ही देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। सही जोड़ी हमने यहाँ से सॉल्व करवाना भूल गए। नेक्स्ट है एक वाक्य शब्द में उत्तर। एक वाक्य में पहला है कार्य के धनात्मक होने की शर्तें लिखिए। कार्य के धनात्मक होने की शर्त है बल और विस्थापन की दिशा समान हो या उनके बीच का कोण 0 से 90 डिग्री के बीच हो, तब जाके कार्य धनात्मक होता है। पहला, बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो कार्य धनात्मक होगा। दूसरा, उनके बीच का कोण 0 और 90 हो तब भी कार्य धनात्मक होता है। तो दूसरे में भी पूछा है कार्य के धनात्मक होने की शर्त, इसमें भी आप यही लिखेंगे। तीसरा है बेटा कार्य का ऐसा ही मात्र क्या होता है, जूल। और विमी सूत्र, कार्य का विमी सूत्र होता है MLT इनवर्स -2। ठीक है, निकाल के लिख लेना। अब नेक्स्ट है द्रव्यमान m की किसी वस्तु की ऊंचाई h तक उठाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर होता है mgh। mg होता है भार नीचे की ओर और h होती है ऊंचाई। ठीक है, g है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, m है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान m की किसी वस्तु को h ऊंचाई पर उठाने पर उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी U बराबर mgh। किसी खिंची हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वो होता है K L/G। एक बार चेक कर लीजिएगा खिंची हुई स्प्रिंग के लिए संचित ऊर्जा का सूत्र। फिर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किस स्थिति में ऋणात्मक कार्य किया जाता है, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किस स्थिति में ऋणात्मक कार्य किया जाता है, जब वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर उठाया जाता है, तब वस्तु द्वारा या मतलब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। नाउ आपके सारे चैप्टर हो गए ऊपर, एक ओवर है ना, सॉरी ओवर, सारे चैप्टर्स हो गए ओवर, जिसमें हमने सारे क्विजेस करवाए हैं। एक बार इसका आंसर रीचेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ चीजें इधर उधर, एक आध चीजें, जैसे इसका आंसर एक बार रीचेक करना जरूरी है आपके लिए। बाकी सब हमने करवाया है आपको। सही जोड़ी आप मिलान कर लीजिएगा जो आपको दी गई है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार। कुछ कुछ चैप्टर से आपको देखना है। ब्लूप्रिंट हमने आपको दिखाया है। ठीक है, ब्लूप्रिंट आपको हमने दिखाया है किस चैप्टर से क्या आएगा। एक बार मैं फिर से ही बता देती हूँ अगर इस पीपीटी में, हाँ ये है इस चैप्टर के, इस ब्लूप्रिंट के अनुसार सही जोड़ी जो है वो कहाँ से आने वाली है। समतल में गति चैप्टर से 2 पूछेगा, गति के नियम से पूछेगा और कार्य ऊर्जा शक्ति से पूछेगा। ये 3 चैप्टर से आप सही जोड़ी टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। आई होप जितने भी आंसर्स आपको चाहिए थे वो सारे आपको मिले हैं। अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बहुत सारा आपके इसी से आएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको बाहर से भी देखने को मिले। हो सकता है कुछ स्कूल अगर खुद का पेपर डिजाइन करते हैं तो वो कुछ क्वेश्चन अलग से भी डाल दें। अदरवाइज बेटा लगभग क्वेश्चन इसी से बनेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं इसके मतलब बाद में, इसके बाद में जो दिया हुआ है 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपको इसके अच्छे से पढ़ के जाने हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको एग्जाम देना है। 11th क्लास में क्वार्टरली एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल एग्जाम में। तो बढ़िया से तैयारी करके जाइए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बेहतरीन तरीके से पढ़कर अपना एग्जाम फिनिश कीजिए। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।